नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु जो कि पाश्चात्य विचारक है, तो इनके अनुकरण सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें समय काल की, तो अरस्तु का समय 384 ईसा से पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना गया है। जन्म इनका 384 ईसा पूर्व हुआ और निधन इनका 322 ईसा पूर्व। जन्म स्थान इनका है मकदूनिया, जो कि यूनान में है। इनका मूल नाम था अरिस्टोतिलस, ये इनका मूल नाम था, लेकिन ये प्रसिद्ध किस नाम से हुए? अरस्तु के नाम से। इनके गुरु कौन है? प्लेटो है, और इनके सिकंदर हैं। प्लेटो से ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। तो प्लेटो क्योंकि एक प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक है, उन्हीं के शिष्य कौन है? अरस्तु है। इनकी वैसे तो लगभग 400 रचनाएं मानी गई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण और प्रमुख रचनाएं हैं वो है पेरिपोएटिकेस, जो कि काव्य शास्त्र पर आधारित है। तेखनेस रिटोरिकेश, जो कि भाषण शास्त्र से संबंधित है। और वसीयतनामा, ये दास्ता से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र भी ये रचना मानी गई है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे इनकी 400 रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनके अनुकरण सिद्धांत की बात करें तो अनुकरण शब्द का पहले देखिए कि अर्थ क्या है। देखिए, अनुकरण यूनानी भाषा के मिमिसिस एवं अंग्रेजी के इमिटेशन का हिंदी रूपांतरण है। इसका तात्पर्य क्या है? नकल करना। अनुकरण का मतलब क्या हुआ? नकल करना। अनुकरण की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, यानी इसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती, ये हमें जन्म के साथ ही मिलती है। अतः अनुकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि अनुकरण स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक छोटा सा नन्हा सा बालक दूसरों को बोलता हुआ देखकर मुंह से ध्वनियां निकालना शुरू करता है और वो बोलना सीख जाता है। वो किसके कारण? अनुकरण के कारण ही तो सीखता है। अनुकरण कुछ नया सीखने व सीखे हुए को स्थायी बनाने की प्रक्रिया है। यानी अनुकरण के माध्यम से हम नया भी सीखते हैं, और जो हमने पहले से सीख रखा है बार बार हम उसको करने का प्रयास करते हैं, तो वो स्थायी हो जाती है। वो ज्ञान, वो बात जो हम जानना चाहते हैं, वो हमारा ज्ञान स्थायी बन जाता है। किंतु सामान्य व्यक्ति तथा कलाकार द्वारा किए अनुकरण में अंतर होता है। अरस्तु ये मानते हैं कि एक साधारण व्यक्ति अगर किसी का अनुकरण करता है और एक कलाकार किसी का अनुकरण करता है, दोनों में क्या है? दोनों में अंतर होता है। दोनों उस अनुकरण का उद्देश्य, क्योंकि दोनों का अलग अलग है, तो इन दोनों में अंतर है। अब बात करते हैं अनुकरण के रूप की। देखिए, जो अरस्तु है ये अनुकरण के 3 रूप स्वीकार करते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रतीयमान, जैसा अनुकर्ता को प्रतीत होता है, अर्थात जो दिखे उसी का अनुकरण करना। मान लीजिए दूर से हमें कोई वस्तु जैसी दिख रही है, बिल्कुल उसको वैसा ही समझने का प्रयास करना, उसका अनुकरण करना। संभाव्य रूप, जैसा हो सकता है कि और भी इसमें कुछ होने की संभावना है, कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। आदर्श रूप, जैसा होना चाहिए। मान लीजिए किसी को दूर से एक पेड़ दिखाई दिया, वो पेड़ देखकर किसी को ये लगता है कि ये किस चीज़ का पेड़ है, किसी को लगता है कि ये आम का पेड़ होगा, किसी को लगता है ये जामुन का पेड़ होगा, यानी वो उसे प्रतीत हो रहा है। फिर संभावना जताई जाती है कि ये आम का ही होगा, क्योंकि इसके पत्तों का जो आकार है वो ऐसे लग रहा है कि ये आम का ही पेड़ है। लेकिन आदर्श रूप कि अगर आम का पेड़ होता तो इसमें ये चीज़ें होती, या जैसा होना चाहिए कि इस पे हरे भरे पत्ते हों, लंबी लंबी बड़ी बड़ी टहनियाँ हों, एक बहुत विशाल साइज का तना हो, तो ये आम का एक आदर्श रूप में हम आम का पेड़ बना सकते हैं या चित्र बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही 3 उन्होंने बात मानी। एक तो जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसा दिख रहा है। एक जैसा संभावना, यानी कुछ और भी उसमें हो सकता है। आदर्श रूप, जैसा उसका वास्तविक रूप या जैसा वो होना चाहिए। तो अनुकरण के ये 3 रूप स्वीकार किए गए हैं। कलाकार कलाकार की प्रकृति क्या है कि वो सीधा अनुकरण नहीं करता, अपितु वो उसकी सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। यानी उसकी निर्माण प्रक्रिया है, उसकी नकल करता है, उसका अनुकरण करता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अनुकरण के कितने रूप है? प्रमुख 3 रूप है अनुकरण के। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में
रखनी है। इसके बाद है इसके सिद्धांत के मूल तत्व क्या क्या है। देखिए, अरस्तु ने काव्य को स्वतंत्र विधा माना है कि जो काव्य है वो स्वतंत्र विधा है। अरस्तु के अनुसार कविता संसार की अनुकृति है, यानी जो हम कविता कर रहे हैं वो कविता क्या है, वो इस संसार की नकल है तथा मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। और ये मनुष्य में मूल गुण है, उसके स्वभाव की मूल प्रवृत्ति है। कौन सी? अनुकृति की, नकल करने की। और जो वो काव्य, कोई कवि अगर कविता कर रहा है तो वो कविता क्या है, इसी संसार की नकल है, इसी संसार की अनुकृति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हम किसी की नकल कर लें। एक सिंपल सा साधारण सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए मैंने कोई बहुत सुंदर पेड़ देखा, मैं उसकी पेंटिंग बनाती हूँ या उसको चित्रकारी के माध्यम से उकेरना चाहती हूँ और मैं उसमें कहीं हद तक अगर सफल हो जाती हूँ तो क्या होगा, मेरा मन आनंदित हो जाएगा। यानी जो अनुकृत वस्तु है उससे हम मूल जो वास्तविक रूप है उसका, उसके समान जब देखते हैं, जब हम उसमें सफल हो जाते हैं और हमें लगता है कि बिल्कुल उसके समान है, तो हम क्या करते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं। अनुकरण के द्वारा भयोत्पादक वस्तुओं को भी इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि वो आनंददायक प्रतीत होने लगती है। यानी नकल करके हम डर उत्पन्न करने वाली भयोत्पादक वस्तुएं कौन सी है, जिनसे हमें डर लगे, ऐसी वस्तुओं के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि वो हमें आनंददायी प्रतीत होती हैं। उसके बाद है काव्य कला सर्वोत्तम अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत सारी ललित कलाएं होती है या बहुत सारी अन्य भी कलाएं हैं, जैसे चित्रकला है या काश्तकारी कला है या कोई पोर्ट्रेट बनाने की कला है, बहुत सारी ऐसी ललित कलाएं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इन सब में काव्य कला सर्वोत्तम अनुकरणात्मक कला है। यानी काव्य जब हम करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हम अनुकरण का प्रयोग करते हैं। नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है और नाटक को अगर देखें तो ये इस कला में सबसे अच्छा रूप माना जा सकता है अनुकरण के लिए, क्योंकि नाटक के पात्र भी तो किसी का अनुकरण ही करते हैं। किसी मुख्य कथानक को ले लिया और फिर जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, कोई भी ले लो, उसमें क्या है, वो जो नाटक कर रहा है, वो नाटक करने वाला जो अभिनेता है वो वास्तविक नहीं, लेकिन नकल किसकी कर रहा है, चंद्रगुप्त की कर रहा है। जैसे आप लोगों ने ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ा होगा, उसमें जो ध्रुव स्वामिनी है वो वास्तविक नहीं है, वो अभिनय कर रही है, लेकिन जो अभिनय करने वाला व्यक्ति है या स्त्री है वो उसी रोल को प्ले कर रहा है या उसी पात्र को अपने में जीवंत कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है। तो ये कहते हैं कि नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप माना जाता है। काव्य प्रकृति का अनुकरण है कि काव्य क्या है, प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तु ने काव्य को संगीत कला के समान माना है कि काव्य भी उतना ही रसमय है जितना कि संगीत कला। कवि अपनी रचना के दृश्य जगत की वस्तुओं को जैसी हैं वैसी प्रस्तुत नहीं करता, अर्थात या तो वह उन्हें बेहतर रूप में प्रस्तुत करता है या हीनतर रूप में प्रस्तुत करता है। कहने का भाव क्या है कि कवि ने जिस भी दृश्य को देखा उसमें वो बदलाव करता है, या तो वो उसे बहुत अच्छा रूप देने की कोशिश करता है या जिस रूप में है उससे भी निम्न रूप में वो उसको प्रस्तुत करता है। इनके अनुसार अनुकरण केवल आकृति और स्वर का ही नहीं किया जाता, अपितु आंतरिक भावों व वृत्तियों का भी अनुकरण किया जाता है। कि केवल वो नहीं जो हम देखते हैं या जो हम सुनते हैं उसी का अनुकरण नहीं किया जाता, बल्कि जिन्हें हम महसूस करते हैं उनका भी अनुकरण, वो क्या है, भाव हैं, तो भावों का भी अनुकरण किया जा सकता है। आकृति क्या है, देखना, और स्वर क्या है, सुनना। तो केवल सुनने और देखने की ही नकल या अनुकरण नहीं होता, बल्कि जो हम अनुभव करते हैं, जो महसूस करते हैं, यानी हमारे भीतर के जो भाव और वृत्तियां हैं उनका भी अनुकरण किया जा सकता है। अरस्तु ने चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि को भी अनुकर्ता माना है। जैसे चित्रकार प्रकृति की नकल करता है या किसी कलाकृति की नकल करता है, वैसे ही कवि भी नकल करता है। अंतर केवल इतना है
कि चित्रकार रूप और रंग के माध्यम से अनुकरण करता है, जबकि कवि कैसे करता है, भाषा, लय और सामंजस्य के माध्यम से अनुकरण करता है, यानी नकल करता है। भाषा कौन सी हो, किसी अच्छे कवि की भाषा को चुनने का प्रयास करता है, वो भी उसमें लय और सामंजस्य, इन बातों को ध्यान में रखकर वो भी अनुकरण करने का प्रयास करता है। तो चित्रकार और कवि में कोई भेद नहीं, बल्कि दोनों ही अनुकर्ता है। तो ये अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है। एक काव्य रचना के लिए अनुकरण कितना आवश्यक है, यह कवि किस प्रकार से अनुकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है अरस्तु ने, वो हमने जाना। लेकिन इसके साथ साथ इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हैं, उनको भी जानना जरूरी है। यहाँ पर अगर देखें, इनके काव्य, इस जो अरस्तु के काव्य की कुछ लोग आलोचना करते हैं, इनके अनुकरण सिद्धांत की कुछ लोग आलोचना करते हैं। ये क्या कहते हैं कि अरस्तु ने कवि की निर्माण क्षमता पर बल दिया है, पर जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतस चेतना को महत्व नहीं दिया। ये कहते हैं कि माना कि कवि में निर्माण क्षमता है, उस पर तो जोर दे दिया, लेकिन उसने जो अनुभव से सीखा, जो उसके भीतर एक चेतना का भाव जागृत हुआ, उसको इन्होंने महत्व नहीं दिया। अरस्तु ने आंतरिक अनुभूतियों के भी अनुकरण की बात की है, जबकि इनका अनुकरण किया जाना असंभव है। लोग ये मानते हैं, या विद्वान ये मानते हैं, कि आंतरिक अनुभूतियां किसी के मन के भाव हैं, उनकी नकल करना संभव नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र के अगर विचार देखें तो ये कहते हैं कि अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है तथा त्रास और करुणा का विवेचन उनकी चरम सिद्धि रही है। ये मानते हैं कि इनका दृष्टिकोण भावात्मक नहीं है, बल्कि अभावात्मक है, और त्रास और करुणा का विवेचन उनकी चरम सिद्धि, यानी इनकी सिद्धि प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, त्रास और करुणा तक पहुंचना, यानी इस रस को प्राप्त करना ही इनकी सबसे उपलब्धि रही या चरम सिद्धि रही, या प्राप्ति इनका उद्देश्य रहा। तो इसीलिए यहाँ पर इनका दृष्टिकोण अभावात्मक माना है। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने स्वीकार किया है। तो ये अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, और उसके भीतर जो खामियां विद्वानों को नजर आई, उनके बारे में आज हमने जाना। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।